डी जो एग्जाम हो रहा है 2026 में, तो ये 12 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एक एक सवाल है, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करा रहे हैं, डिस्कशन करा रहे हैं, तो आप बहुत गौर से देखिए। और इसके पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, ज्ञान भूमि के नाम से ही यह टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको ज्वाइन करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, और जिनका एग्ज़ाम अभी बाद में है उनको शेयर करिए। अब बाबू यहाँ गौर से देखिए क्या कह रहे हैं। पहला सवाल क्या है कि लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में किस खिलाड़ी को लॉरियल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो पहले ही बता दिए हैं ये कार्लोस अल्कराज को, कार्लोस अल्कराज को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, कार्लोस अल्कराज। याद रखिए। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कराज को। अगर नेक्स्ट सवाल कह रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में आयुष मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को क्रमशः कितना बजट आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कि कितना, वो 4408, और यहाँ 4479.88 है, तो लगभग 79 यानी 80 है। तो ऐसा याद करिए कि 4408 और फिर कितना 4408 जीरो 8, तो ये 8 और जीरो ऐसे याद कर लीजिए कि यहाँ पर है। तो क्या क्या है यहाँ पे, तो किसको किसको मिला है कितना पैसा, तो आयुष मंत्रालय को तो 4408, युवा एवं खेल मामले के मंत्रालय को कितना मिला है 4480। इस तरह से याद कर लीजिए अप्रोक्स में, और उतना ही आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू, यहाँ पर कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा वर्ष 2026 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह FLW किस तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। तो इस बात को देखिए, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा यहाँ पे। ऑप्शन ऑप्शन देखिए कौन सा दिया गया, ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर क्या है, तो 9 से 13 फरवरी। यहाँ पर क्या होगा आंसर, 9 से 13 फरवरी को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। 9 से 13 फरवरी यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया बाबू, बी। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, 9 से 13 फरवरी तक, ऑप्शन नंबर बी। अगर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, तो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, वही कह रहे हैं वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो 9 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित किया गया है। इसका विषय केवाईसी से संबंधित है। इसका विषय क्या है, केवाईसी संबंधित, यानी केवाईसी करवाने के लिए साक्षरता का। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। हालांकि ये सवाल इस तरह का है, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में ये वो नहीं, कई वो जल्दी में ही घोषित किया गया है। तो बाबू यहाँ देखिए क्या है, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार और पटना। तो पटना आप जान रहे हैं ना, अभी जल्दी में ही बना है। पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में है, बिहार में समझिएगा, बिहार की राजधानी पटना है पहले, लेकिन पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो पटना में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सलीमपुर सुल्तानपुर ये पहले था। और कावरतल कहाँ है, बिहार में। कावरतल कहाँ है बाबू, बिहार में। अब नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, करेक्ट केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी को ही कहते हैं क्या, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हिंदी में कहते हैं, और का भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएमएस में किस के लिए क्रमशः कितनी राशि आवंटित की गई है, यानी आईआईटी और आईआईएम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ऑप्शन देख लीजिए क्या है, तो यहाँ 12,123, यानी 1,2,1,2,3 12,123 आईआईटी के लिए, और आईएम्स के लिए कितना 292 करोड़ रुपया। तो याद रखना है कितना, ये मतलब 12,123 और फिर 292 करोड़ रुपया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। आप डिटेल में इसको क्या करिए, याद करके जाइए कितना, आईआईटी के लिए 12,123 करोड़ और आईएम के लिए कितना 292 करोड़। अब बाबू ने सवाल क्या कह रहा है कि सीबीआई की नई साइबर क्राइम शाखा के उद्घाटन के साथ कौन सा साइबर क्राइम ट्रैकिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। सीबीआई की नई साइबर क्राइम शाखा के उद्घाटन के साथ कौन सा साइबर क्राइम ट्रैकिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, तो कौन सा, तो यहाँ क्या था, एस4सी डैशबोर्ड, एस4सी डैशबोर्ड, एस4सी डैशबोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एस4सी डैशबोर्ड। अब बाबू ने सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे कि केरल से किसे वर्ष 2026 में सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है, पावर विभूषण के दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन में केटी थॉमस और च्युतियानंदन। तो यहाँ पर ये दोनों है आंसर होगा, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है बी, लेकिन बी और सी दोनों को पब्लिक
अफेयर में ही दिया गया है। हालांकि दिया तो गया है पी नारायण को भी 2026 में, लेकिन इनका क्षेत्र अलग है। लेकिन यानी मतलब शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पी नारायण को मिला है, लेकिन बाबू टी थॉमस और च्युतानंद दोनों की पब्लिक अफेयर में मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एंड सी होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बी एंड सी होना चाहिए। अगर नेक्स्ट सवाल देखें तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू, वहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। कहता है ये फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल, कहता है फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 58वें संस्करण में 58वें के तहत जनवरी 2026 में विशेष साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह आयोजन किस आईआईटी से संबंधित है? यह आयोजन किस आईआईटी से संबंधित है? कहता फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 58वें संस्करण के तहत जनवरी 2026 में विशेष साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह आयोजन किस आईआईटी के द्वारा आयोजित है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ क्या है, कौन सा आईआईटी है? तो आईआईटी रुड़की का। कौन सा आईआईटी? आईआईटी रुड़की, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? सी, आईआईटी रुड़की, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ध्यान से देखिए बाबू, ये सब इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बिना याद किए लोगों को पता भी नहीं रहता है कि स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समूहों की भूमिका को उजागर करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक जनजातीय गौरव निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? जनजातीय गौरव नामक पुस्तक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? तो जनजातीय गौरव कौन सी पुस्तक? जनजातीय गौरव बाबू ऑप्शन पर चलते हैं बाबू। तो किसके द्वारा प्रकाशित की गई है जनजातीय गौरव? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। हाँ बाबू ऑप्शन नंबर सी में क्या? अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए प्रोजेक्ट, कहता प्रोजेक्ट 70 नीलगिरी क्लास के छठे अत्याधुनिक स्वदेशी स्टील्थ ग्रेड युद्धपोत का नाम क्या है? कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है बाबू कि यहाँ पे जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल प्रोजेक्ट 70 नीलगिरी क्लास के छठे अत्याधुनिक स्वदेशी स्टील्थ ब्रिगेड यानी युद्ध स्टील्थ ब्रिगेड यानी युद्धपोत का नाम क्या है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, स्टील्थ ब्रिगेड जानते हैं ना, जो रडार के पकड़ से बाहर रहे, वो क्या कहते हैं? आईएनएस महेंद्रगिरी, आईएनएस महेंद्रगिरी। और आप जानते हैं कि आईएनएस महेंद्रगिरी पूर्वी तट पर एक क्या है, पर्वत चोटी भी है। महेंद्रगिरी क्या है? पर्वत चोटी, पूर्वी घाट के जो सबसे ऊंची चोटी पर्वतगिरी है। हालांकि अब उसको क्या कहा जाता है सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट के? तो जिंदागढ़ को। लेकिन अगर वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसीलिए ज़्यादा किसके बारे में, महेंद्रगिरी की बात में कर रहा होता है, एग्जाम में देता है। जब कोई धातु किसी अन्य धातु से के लवण विलयन से अभिक्रिया करता है तो विस्थापन अभिक्रिया होने की मुख्य शर्तें क्या है? तो विस्थापन अभिक्रिया होने की मुख्य शर्तें क्या है? तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या, अभिक्रिया करने वाला धातु अधिक क्रियाशील होना चाहिए। अभिक्रिया करने वाले धातु क्या होना चाहिए? अधिक क्रियाशील होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? बी। अब नेक्स्ट सवाल पे यहाँ देखिए, पढ़िए बहुत गौर से, हर सवाल को रट्टा मार के जाइए 2-3 बार कम से कम। अगर एग्जाम आपका बाद में है, नहीं तो अगर अभी है तो कम से कम एक बार जरूर पढ़ के जाइए। अब सवाल क्या कह रहा है बाबू, गौर से यहाँ सुनिए क्या कह रहा है। यदि दो ध्वनि प्रबलता यानी लाउडनेस समान है लेकिन उनका तारतम्य यानी पिच भिन्न है, तो उसके गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है? तो समान आयाम एवं भिन्न आवृत्ति होता है। समान आयाम एवं क्या होता है? तो भिन्न आवृत्ति होता है। समान आयाम एवं भिन्न आवृत्ति होता है। समान आयाम एवं भिन्न आवृत्ति होता है। अब बाबू नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी पौधे की पत्तियां में मौजूद रंध्र यानी स्टोमेटा धूल या किसी अन्य कारण से पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाए और गैस तथा पानी बाहर निकल ना सके तो मुख्य रूप से कौन सी दो जैविक क्रियाएं क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा? तो एक तो पहला कौन सा, प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा वाष्प उत्सर्जन, दोनों प्रभावित होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन। अब नेक्स्ट सवाल पे क्या कह रहा है कि क्या था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांतों के अनुसार जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया या चलाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा इस किस स्थिति में सबसे अधिक होता है? कह रहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांतों के अनुसार जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया या चलाया जाता है तो उसमें उत्पन्न कहते प्रेरित धारा किस स्थिति में सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए
किस स्थिति में सबसे अधिक होती है, तो जब क्या कह रहा है, जब कुंडली की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी 90 डिग्री पर हो तो। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब नेक्स्ट सवाल पर अगर देखें तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, गौर से देखिए। अब यहाँ नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि यदि दी गई रासायनिक अभिक्रिया ZnO+C और फिर क्या है अभिक्रिया रसायन क्या है Zn+CO, तो किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, तो अपचयन किससे होता है, रिडक्शन। अपचयन रिडक्शन मतलब निकलना, तो जिससे ऑक्सीजन निकल जाता है उसका अपचयन होता है, और जिसमें जाकर ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो यानी यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है, तो जिंक का अपचयन हुआ है, क्योंकि जिंक यहाँ छोड़ के चले गया किसके साथ, किसी और के साथ, तो जिंक का अपचयन हुआ है। और कार्बन के साथ आकर ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो कार्बन में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो कार्बन में क्या हुआ है बाबू, ऑक्सीकरण हुआ है। कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए पढ़ के वही बात लिखा हुआ है। अब सवाल नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं, जिंक का ऑक्सीकरण, और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ वही लिखा हुआ है। अब आप नेक्स्ट सवाल पे कहे पढ़िए क्या कह रहा है कि सहसंयोजी सहसंयोजक युग्म गलनांक, सहसंयोजक युग्म गलनांक, सहसंयोजक युग्म गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सामान्यतः कम क्यों होता है, तो कम क्यों होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी, कह रहा है कि अणुओं के बीच कमजोर अंतराणविक बल होने के कारण क्या होता है, अणुओं के बीच कमजोर अंतराणविक बल होने के कारण सामान्यतः बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, तो बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, हम मेरे इंतजार मत करा कीजिए, आपको खुद सुनने से ठीक है लेकिन आपको पढ़ने से ज़्यादा दिमाग में जाएगा। कह रहा है एक जीवाणु जिसमें अस्पष्ट केंद्रक का अभाव है, सॉरी, कहता वह हमारी आंत यानी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वह निम्नलिखित में से किस जगत यानी किस किंगडम के अंतर्गत आता है। सवाल क्या है फिर से सुनिए, कह रहा है कि एक जीवाणु जिसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस का अभाव होता है, वह हमारी आंत यानी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वह निम्नलिखित में से किस जगत यानी किंगडम के अंतर्गत आता है, किस किंगडम यानी जगत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी यानी मोनेरा के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी यानी मोनेरा के अंतर्गत आता है। अब बाबू नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल ये कहता है, आप ध्यान रखिए वो सवाल को आसान हल्के मत लीजिए। क्या कह रहा है, यदि कोई पिंड बिना किसी बाहरी बल जैसे गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के एक समान गति यानी कांस्टेंट स्पीड से निरंतर गतिशील है, तो उस पिंड पर किस प्रकार का बल कार्य कर रहा है, उस पिंड पर किस प्रकार का बल कार्य कर रहा है। तो क्या है, संतुलित बल कार्य कर रहा है। कैसे कि बताए हैं संतुलित बल, असंतुलित बल क्या होता है बाबू, संतुलित बल उसको कहते हैं जब आप दीवार में हाथ से धक्का मारे और दीवार टच से मस न हुआ, जरा भी नहीं हुआ, दीवार टच से मस न हुआ यानी जरा भी नहीं हिला, तो वो क्या है, संतुलित बल है, क्योंकि उसमें कोई चीज नहीं कर पाया, उसके पोजीशन में कोई चीज नहीं कर पाया, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल। लेकिन धक्का दिए और दीवार गिर गया, या गाड़ी पर धक्का देते हैं गाड़ी चल पड़ता है, तो वहां पर जब उसके पोजीशन में चेंज हो गया तो वहां पर संतुलित बल ना हो के क्या हो, कौन सा बल हुआ, असंतुलित बल, क्योंकि उसके पोजीशन में आप चेंज कर दिया बल, तो क्या कहेंगे उसे, असंतुलित बल कहेंगे। अब बाबू नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप समझ रहे हैं ना संतुलित बल असंतुलित बल क्या होगा। अगर दिक्कत हो तो लिखा कीजिए कमेंट में, यदि कोई पिंड बिना किसी बाहरी बल जैसे गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के एक समान गति यानी कांस्टेंट स्पीड से निरंतर गतिशील है, तो उस पिंड पर किस प्रकार का बल कार्य कर रहा है। कार्य, यदि कोई पिंड बिना किसी बाहरी बल यानी घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के एक समान गति यानी कांस्टेंट स्पीड से निरंतर गतिशील है, तो उस पर पिंड पर किस प्रकार का बल कार्य कर रहा है। तो घर्षण बल, और क्या कह रहा है कि घर्षण बल गति का निरंतर गतिशील है, तो इस पर क्या कर किस प्रकार का कहता है, संतुलित बल। क्योंकि बाबू यहाँ पर संतुलित बल क्या कह रहा है कि अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि कोई पिंड बिना किसी बाहरी बल यानी ना ही उस पर घर्षण बल लग रहा है ना ही उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो गति में है और गति में है, यानी जितना स्पीड से चल रहा था उतना स्पीड से धीरे धीरे चलते रह रहा है हमेशा, यानी 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर स्पीड से चलते रह रहा है हमेशा ही, तो उसमें क्या है, उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, यानी कौन सा बल हो जाएगा, तो संतुलित बल। संतुलित बल लग रहा है इसीलिए तो उसके पोजीशन में कोई चीज नहीं कर रहा, जैसे गति में था वैसे गति में है। अगर उस पर कोई बाहरी बल लग रहा होता तो या तो गति बढ़ता या तो गति कम था, लेकिन सेम नहीं रहता। तो सेम रहने के लिए क्या है,
तो वो क्या है, संतुलित बल, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर बाबू नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को स्थिर रखना हो और विद्युत शक्ति यानी पावर को कम करना हो तो निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को क्या करना है, स्थिर रखना है, विद्युत शक्ति को क्या करना है, कम करना है। तो निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए हमको, तो प्रतिरोध को बढ़ाना चाहिए, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो और हीट बढ़ जाएगा। प्रतिरोध कम करना चाहिए तो प्रतिरोध बढ़ाना चाहिए। तो ये सवाल क्या है, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को स्थिर रखना हो और विद्युत शक्ति को कम करना हो, विद्युत शक्ति को क्या हो, कम करना हो, तो उसमें क्या करना चाहिए। यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा स्थिर रखना हो, विद्युत शक्ति को, पावर को कम करना हो, तो क्या करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तब क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए। क्या ऑप्शन नंबर क्या है, ए। जब प्रतिरोध बढ़ा दीजिएगा तो उसमें करंट प्रवाह कम होने लगेगा, करंट प्रवाह कम होने लगेगा, यानी विद्युत धारा का मान क्या हो गया, कम हो गया। बस यही सवाल है। अब नेक्स्ट सवाल कह रहा है बाबू, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है जीवाश्म ईंधनों के बारे में। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें कि क्या है। तो ऑप्शन इस तरह से है, कूट वाला है सवाल। तो यहाँ पर कह रहा है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम और फिर क्या है, प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी है। ये लाखों वर्षों पहले दबे हुए सजीव पेड़ पौधों और जीवों के अवशोषण से बनते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, भ्रूण का शुक्राणु का कौन सा हिस्सा निषेचन में भाग लेता है। तो शुक्राणु कैसा होता है, इस तरह का होता है शुक्राणु, इस तरह से। तो इसका ये वाला हिस्सा यानी क्या है, इसका मेन क्या है, शीर्ष या एक्रोसोम कहते हैं, हेड कहते हैं, और पूंछ को टेल कहते हैं। तो ये वाला हेड भाग लेता है और जो एग आता है अंडा, उसमें यही जाके घुस जाता है तो फर्टाइल हो जाता है। तो आप बाबू ने सवाल पर देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया है, आंसर बता दें, आप पागला बच्चा हैं। देखिए तो आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया बाबू, सी। अब कह रहा है नेक्स्ट सवाल, ये कह रहा है कि इनमें से किसे छोड़कर सभी महिला प्रजनन अंग हैं। तो फोलोपियन ट्यूब महिलाएं में होता है, ओवरी महिलाएं में होता है, वास्ट डिफरेंस पुरुष में होता है। 21 में होता है वास्ट डिफरेंस, तो मेल में होता है बाबू। और योनि तो जान ही रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यदि कोई कण का निर्देशांक 0 से बढ़ के 0 से क्या हो जाता है 4 और -3 गति करते तो निर्देशांक के रूप में विस्थापन कितना होगा। तो 0 से बढ़ के 4 हो गया और यहाँ 3। तो यहाँ निर्देशांक के रूप में विस्थापन कितना होगा, 4 और 3 है एज इट इज, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन 0 से कितना बढ़ा था, जितना बढ़ेगा उतना ही जाएगा। तो इसका डायरेक्ट अंतर है कितना, 4 और 3। विस्थापन कहने का मतलब कितना पोजीशन चेंज किया है एक निश्चित समय में और निश्चित डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू कि ये एक व्यक्ति खांसी और श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित है, तो निम्नलिखित से कौन सा अंग प्रभावित है। ओबियसली है, कौन सा अंग प्रभावित होगा इसका, तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, श्वसन में प्रॉब्लम है तो फेफड़ा ही तो प्रभावित होगा इसका, तभी ना, जैसे कोविड में हो रहा था। आप बाबू अगर नेक्स्ट सवाल कह रहा है तो नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आप पढ़िए बहुत ध्यान से। एक व्यक्ति ने पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया, यदि उसका द्रव्यमान एम और गुरुत्व त्वरण जी स्थिर रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा पर, सॉरी स्थितिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे गतिज ऊर्जा का, सॉरी स्थितिज ऊर्जा का होगा, बढ़ेगा। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। तो क्या पहाड़ी की चोटी पर अधिक, सबसे अधिक कहाँ होगा, तो पहाड़ी की चोटी पर। तो ठीक तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सबसे जितना अधिक ऊंचाई होगा उसका स्थितिज ऊर्जा उतना अधिक होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या कर रहा है, समस्थानिक को सही ढंग से परिभाषित करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन समस्थानिक को सही ढंग से प्रभावित करता है। समस्थानिक यानी समान स्थान होना चाहिए, यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या होना चाहिए, समान। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या क्या लिखा हुआ है बाबू, समान। न्यूट्रॉनों की संख्या भी होना चाहिए, तो अभी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो समस्थानिक क्या होता है समझ गए आप। अब बाबू अवतल दर्पण के मुख के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है। प्रवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि ये इस तरह का अगर एक अवतल दर्पण है यहाँ पे, तो ये क्या है, अगर सी है तो ये क्या होगा, बिल्कुल एफ यानी फोकस बीचों बीच होगा। अब बाबू क्या कह रहा है
कि कहाँ से गुजरेगा, तो जो सी पर से जाता है ना, उस सीए पर आके गुजरता है, और इसका साइज कितना होता है, बिल्कुल बराबर। हो कैसा होता है, तो उल्टा होता है। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं बाबू। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि यदि, सॉरी यहाँ पर क्या था सवाल, अच्छा सॉरी, हम ये बोल दिए, बता दिए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो सी से जाएगा तो सी ही पे प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये कह रहा है कि गुजरेगा कहाँ से, तो ये अगर आप पढ़े होंगे ना, तो ये दर्पण को इमेज बनाने के लिए तो ये बात याद कराया जाता है क्या, कि ये जो है ये दर्पण, यहाँ पर क्या है, ए फिर फोकस, और यहाँ पर क्या है, तो ये सी कर्वेचर से या अनंत से आने वाली पहली किरण क्या है, तो ये फोकस होकर गुजरती है। लेकिन दूसरी किरण इस तरह जाती है ना, वो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो बता रहा है। तो प्रतिबिंब तो यहाँ बनेगा नहीं, लेकिन हम ये एक रफ स्केच बना रहे थे। आप अगर पेंसिल से अगर बनाइएगा ना उसके डिवाइडर की मदद से, तब बहुत अच्छा बन जाएगा। एकदम अच्छा क्या, बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। अगर यहाँ पर ये है, अरे यार ये इतना बदतमीज है, इस तरह से हो गया। अगर इस तरह से क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए, और यहाँ पर क्या हो गया, सी। तो ये इस तरह जाता है, एक फोकस होकर गुजर जाएगा, और एक जो सी है वैसा ही आएगा और यहीं पर होके जाएगा। तो ये कहाँ पर, सी वाला सी पर प्रतिबिंब बनता है। तो अब देख लीजिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कि दो जगह टकरा के आएगा उसमें यार। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली मोटी मजबूत लचीली दीवारें वाली रक्त वाहिनियां क्या कहते हैं, तो धमनी कहते हैं, क्योंकि वही सप्लाई करता है पूरे शरीर में, धमनी यानी आर्टरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बाबू, बी। अब सवाल नेक्स्ट क्या है, गौर से सुनिए। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान यानी स्मोकिंग शुरू करता है, तो उसे खांसी और श्वसन संबंधी समस्याएं होने का कारण क्या है, तो ऑप्शन से ही होगा सवाल। देख लीजिए पूरी तरह से ऑप्शन से क्या कह रहा है, कि फेफड़े में ऑक्सीजन स्तर का अचानक बढ़ जाना, ये बिल्कुल निराधार बात है, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, कि श्वसनिकाओं यानी ब्रोंक्यूल्स जो फेफड़ा में होता है, और सिकुड़ जाना का सिकुड़ जाना, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि यदि किसी पौधे की कोशिकाओं से गैसों के आदान प्रदान और पत्तियों में अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की समस्या है, तो निम्नलिखित में कौन सी जैव प्रक्रिया है, तो जैव कौन सी जैव प्रक्रिया है, तो ये कौन सा प्रक्रिया होगा, तो जैव प्रक्रिया उपादान प्रसंस्करण रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन, और ये ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, ये बी। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, श्वसन उत्सर्जन, श्वसन और उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी होगा, समझ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या करें, कैल्शियम क्लोराइड यानी KCl, कैल्शियम क्लोराइड KCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या क्या है, कहता है KCl2 कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सी 20 20 दूनी लगभग 40, क्लोरीन से 17 दूनी से 34, 40 और 34 क्या हो गया था ये, 40 41 लगभग 17 34 यानी कितना 74 75 के आसपास होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ये 75.5 हो गया। अप्रोक्सीमेट 75.5 लगता, सवाल कुछ और था। अच्छा, कैल्शियम सी 20 20 दूनी क्या होगा 40, और क्लोरीन सी 17 17 दूनी के 34, और 34 दूनी की हो जाएगा कितना बाबू 168। अब होगा 8 का 8 छः 4 10, यानी 110 हुआ। तो अब देख लीजिए ना, अप्रोक्सीमेट है लगभग, तो 111 हो गया, उसके नज़दीक को तो कोई है भी नहीं। अभी देखिए जैसे क्लोरीन के हम कितना लिए थे, तो सिंपल 35 लिए थे, लेकिन है कितना है 35.5। तो थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेना है, ये लगभग अप्रोक्सीमेशन बेहतर तरीका है। कह रहे एक खास श्रृंखला में किस कोशीय स्तर पर कीटनाशकों की सांद्रता कंस्ट्रक्शन सबसे अधिक होता है, तो सबसे ऊंच यानी शीर्ष स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। कि क्या है, यहाँ डी में क्या कह रहा है कि उच्च कोशीय स्तर में। हालांकि पहली बार नहीं, कई बार बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी। 10 बार से ज्यादा हो गया होगा जी, एक ही दिन में कई बार दो दो बार बताए हैं ये बात। अब कह रहा है बाबू कि अधिक विविधता, अधिक भिन्नता को किस रूप में कहा जा सकता है, अधिक विविधता और अधिक भिन्नता को किस रूप में कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ाना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, अनुवांशिक विविधता। ये किसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक विविधता। अनुवांशिक विविधता कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी पे। अनुवांशिक विविधता क्या है, ऑप्शन नंबर सी पे। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं बाबू। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि पौधे में गैस का आदान प्रदान मुख्य रूप से
किस संरचना के माध्यम से होता है? तो कैसे होता है? प्रधान स्टोमेटा से होता है, जानते हैं ना। स्टोमेटा यानी रंध्र, स्टोमेटा यानी क्या बाबू? रंध्र। किस होता है? तो स्टोमेटा यानी रंध्र से। अब ऑप्शन नंबर क्या चल रहे हैं? बी पे। अगर बाबू आपका मैथ बहुत ढीला ढाला है तो आप देख सकते हैं क्या, इसी चैनल पे मैथ का भी 10 सेट डला हुआ है, आज एक सेट और डलेगा रात को, तो उसको देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और स्टडी ग्रुप में भेज दीजिए, या फिर उन लोगों के जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ 2-3 बार पढ़िए।